गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया था, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोणों के ही बारे में। लेकिन उससे पहले देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने दो तरह के कोण पढ़े थे। पहला था पूरक, दूसरा था समपूरक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों को ये याद है अभी। तो बताएं, पूरक कोण किस तरह के होते हैं? किन दो मैम कोणों जो को? मैम जो दो कोण 90 डिग्री के हो। जो दो कोण 90 डिग्री के हो? नहीं बेटा, थोड़ा सा इसको ठीक मैम करें, जिनका थोड़ा सा। सम 90 डिग्री हो। ठीक है। ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनको जब आप आपस में जमा करेंगे तो आपका जमा करने के बाद उत्तर जो है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री ही आना चाहिए। उन्हें हम कहेंगे जैसे कि 45। वो दो कोण एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। और हाँ, आप कुछ कह रहे थे मनीष? आप शायद कोई उदाहरण दे रहे थे, आई थिंक। मैम जैसे 45। हाँ, जैसे 45। और उसके उसका पूरक कौन होगा? तो 45 का पूरक कौन कौन होगा? 45 ही होगा। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं 20 का पूरक कौन? 70। 70। ठीक है। तो 70 में 20 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 90। 70 का पूरक कौन? 20। 20। ठीक है। तो अगर 20 70 का पूरक है तो 70 20 का पूरक होगा। 70 20 का पूरक है तो 20 70 का पूरक होगा। तो ऐसे दो कोण जिनको जमा करके हमेशा 90 आए उसे हम कहते हैं पूरक। तो बताइए संपूरक क्या होते हैं? मैम जिन दो कोणों का सम 180 डिग्री। ऐसे जिन दो दो कोण कोणों का 180 हो। क्या हो? 180 हो। ठीक है, 180। 180 हो। तो बस ये हमारे पास आ गए संपूरक। तो ये थे कोई से भी दो कोण, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा अगर 150 तो 150 का संपूरक बताइए। मैम 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गए संपूरक। 150 30 का संपूरक है, 30 150 का संपूरक है। तो ये था पूरक और संपूरक। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ ले। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलो अभी के लिए चैट करते हैं ऑफ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, पूरक और संपूरक। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए बच्चों चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एंगल 1 और एंगल 2 पूरक कोण है। ये कह रहे हैं दो कोण हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। उन दो कोणों में से, ठीक है, मतलब उन दो कोणों में से अगर एंगल 1 जो है वो 59 डिग्री का है, 59 डिग्री का है, तो पता करो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा। हिंट आपको दिया गया है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। पूरक में आपको पता है सम कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए। उसकी मदद से पता लगाइए कि दूसरा कोण कितने अंश का, कितने डिग्री का होगा। इसका आंसर देना है अपने पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ चुका होगा। अच्छे से करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के इसको सॉल्व करके ही अपना आंसर दें। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। आठ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत होता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि गलती का पता लगेगा, गलती को सुधारेंगे और अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो इस बात से नहीं डरना है कि सही है कि गलत है, बस अपना आंसर दो और अपना आंसर निकालो।
पहले तो सॉल्व करो, फिर अपना आंसर पोल में जाकर के दे दे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं। 17 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15, 16, 17, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों फटाफट से अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। महेश, मोनिका, स्वीटी, कपिल, मनीष, प्रदीप, नितिन, पूजा, ज्योति और प्रदीप, ऋतिक, कुमुद, वर्षा एंड वर्षा एंड पायल। ये सभी आंसर दे चुके हैं। एकता, मनीष, जन्नत, पायल, बच्चों अपना अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, एकता ने आंसर दे दिया है। नागेश्वर मैंने के दे नाम दिया। से, हाँ बेटा, दूसरे नाम से मनीष है ना, हाँ, यशपाल सिंह जी के नाम से, ठीक है, उन्होंने भी आंसर दे दिया। जन्नत ने भी आंसर दे दिया। नागेश्वर जी के नाम से जो पायल ज्वाइन हुई है, बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, सभी के आंसर आ चुके हैं। 17 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको वहीं पे नजर आ रहा होगा जहां पे आपने अभी अभी अपना आंसर दिया था। ठीक है, चलिए तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी। मैम सी। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पूरक कोण अगर कोई दो कोण होंगे तो उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90। ठीक है, बिल्कुल सही है। 90 डिग्री उसका योग होगा। 90 डिग्री उनका जो है वो जमा करके आना चाहिए। तो एक 59 डिग्री का था, टोटल 90 था। तो हम क्या करते हैं, हम 90 में से इसको जो है वो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे। हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर कितना बच गया 8, 8 में से 5 गए 3, तो 31 हमारे पास बच चुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। लेकिन देखिए बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी के अलावा जो ऑप्शन थे उन पे टिक किया था। तो बच्चों कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए। सात बच्चों ने थोड़े सा मतलब 7 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को नहीं चुना था। तो कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है, अभी आपको समझ आ चुका होगा कि हमने जो है वो 90 में से इसको माइनस करना था। ठीक है, तो बस ये था इसका आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये थे कोणों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब ये इसी से हम अपनी क्लास को जारी रखेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आसन्न कोण के बारे में। अभी तक जो हमने कोण पढ़े, कहां तक, ऋजु कोण हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था संपूर्ण कोण। तो कुछ कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। ये 6 कोण थे। ये हमेशा अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा अकेले अकेले रहते थे। लेकिन जब से हमने पूरक कोण से पढ़ना शुरू किया तो पूरक से लेकर के आगे तक जितने भी हम कोण पढ़ने वाले हैं वो सभी कोण बच्चों जोड़े में होंगे। ठीक है, तो जो हम आसन्न कोण पढ़ने वाले हैं ये भी जोड़े में ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होते हैं आसन्न कोण। बात करें इसकी परिभाषा की तो बहुत ही लंबी परिभाषा है, पर इस परिभाषा को हम पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष और कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। तो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, एक मिनट, जो भुजा तो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। देखो कितनी कंफ्यूज करने वाली ये इसकी डेफिनेशन है, पर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहली बात ये कह रहे हैं दो कोण तभी आसन्न होंगे अगर उनके पास नंबर 1। आप सभी क्या करो, अपनी कॉपी पे लिखो आसन्न कोण और नीचे लिख दो नंबर 1। आसन्न कोण कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तो उनके पास होनी चाहिए कुछ चीजें। पहली चीज, उन दो कोणों के पास क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो। देखिए सबसे पहली चीज उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो आसन्न कोणों के पास होनी चाहिए वो है नंबर 2, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। ठीक है, शीर्ष दो की बात हो रही है तो जो दोनों के पास होगा उसी को हम कहेंगे उभयनिष्ठ। तीसरी चीज ये कह रहे हैं जो भुजाएं, देखो एक भुजा तो उभयनिष्ठ होगी, ठीक है, और तीसरी चीज जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो।
वह, इसको फिर से मैं लिखती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जगह देते हैं। नंबर 3, जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान है, ये हिंदी में बड़ा टफ लगता है पढ़ने में, लेकिन जब सॉल्व इसको कोणों को पहचानोगे तो काफी आसान है। वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। अगर आपने ये तीनों लाइनें लिख ली हैं तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। नहीं लिखी है तो बेटा लिख लीजिए फटाफट से। जब हो जाएगा ना तो वाई लिख देना। ठीक है, जैसे अभी आपने लोन लिखा है तो बेटा जब आपका हो जाएगा तो आप लिख देना वाई। तो ऐसे कोण, ऐसे कितने कोण? 2 कोण। ऐसे 2 कोण जिनके पास ये 3 चीजें हो। पहली चीज एक उभयनिष्ठ भुजा हो, दूसरी चीज एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तीसरी चीज जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में हो। तो अभी इसका एक कोण बना लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो मैंने यहां पर कुछ कोण बनाए। एक ये था, एक ऐसा था, और यहां से एक लाइन जो है वो ऐसे को जा रही थी। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने देखा यहां पर जो है, पहले इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। मैंने देखा कि एक कोण जो है वो यहां पर बन रहा है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, कोई डाउट होगा तो आपने मुझसे बीच में पूछ लेना है। एक कोण जो है वो यहां पर बना काले रंग का, एक कोण जो है वो यहां पर बन रहा है हरे रंग का। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं आप? नो मैम। चलो, तो अभी देखेंगे ध्यान से। अब इन दोनों कोणों के पहले तो चलो नाम देख लेते हैं फटाफट से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कोण का, देखो हमने पढ़े हैं नाम, इस कोण का नाम क्या है? एबीडी। एबीडी। इसका नाम, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस कोण का नाम है कोण ए बी डी, काले वाले का। और हरे वाले का नाम क्या है? डीबीसी। कोण डीबीसी। अगर हमने कहा कि ये जो आसन्न कोण होते हैं इनमें होना चाहिए उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा, तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि क्या इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, अगर है तो कौन सा है? मैम बी। यस मैम। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष है वो है बिंदु बी पर। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। जिन बच्चों को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्लास में बने रहे, इसको हम बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझने वाले हैं, अभी बस लिख रहे हैं। और अगर मैं पूछूं उभयनिष्ठ भुजा? मैम बीडी। बीडी। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा वो है बीडी। और वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। ए बी और बीसी। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो पहली तो हो गई ए बी और दूसरी हो गई बी सी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों हमको पता होनी चाहिए कि किसी भी एंगल का एक शीर्ष होता है। वो शीर्ष कहाँ होता है? शीर्ष वो जगह होती है जहां पर 2 या 2 से अधिक भुजाएं आकर के मिलती है। तो मैंने देखा, अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखूं, अगर मैं ए बी को देखूं तो ए बी बीसी से मिल रही है, और साथ में ये जो लाइन है बीडी, ये भी तीनों लाइनें किस बिंदु पे मिली? तो तीनों लाइनें इस बिंदु बी पर मिल रही हैं। तो हम कहेंगे ये बिंदु बी जो है वो शीर्ष है। ठीक है, फिर हमने देखा कि चलो ये बिंदु बी शीर्ष हुआ, यहाँ पे तीनों लाइनें आपस में मिली, लेकिन हमें तो कोण के शीर्ष की बात करनी है। तो अगर मैं इस काले वाले कोण को देखूं, अगर मैं कोण एबीडी को देखूं, तो एबीडी का शीर्ष भी तो यही है, क्योंकि देखो इस रेखा से और इस रेखा से एबीडी कोण जो है वो बन रहा है। तो जिन 2 रेखाओं से कोण बनता है, वो 2 रेखाएं जिस बिंदु पे मिल रही होंगी उसी को शीर्ष कहा जाता है, उस कोण का। ध्यान से मेरी बात सुने, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है
और जिस बिंदु पर वो दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं उसे हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, ये किस किस भुजा से बन रहा था एंगल एबीडी? तो एक तो इसने इस भुजा को लिया, देखो एक तो इस भुजा से ये बना एबी से, दूसरा ये बना इस बीडी भुजा से। ए बी और बी डी किस बिंदु पे मिल रही हैं? बी पर मिल रही हैं, तो हम कहेंगे बिंदु बी जो है वो इस कोण का शीर्ष है। तो एबीडी का जो शीर्ष आया वो कौन आया? बिंदु बी। बी। ठीक है, बात करते हैं डीबीसी की। तो देखो जो कोण डीबीसी है वो भी किस किस रेखा से मिलकर बना? एक तो बीडी से मिलकर बना, दूसरा बीसी से मिलकर बना। बीडी और बीसी किस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही हैं? मैम बी। बी पर। ठीक है, डीबीसी। तो इसका अगर हम बात करें कि इस कोण का शीर्ष कहां है, तो इस कोण का शीर्ष भी होगा बिंदु बी। तो देखो इसका शीर्ष भी इसका शीर्ष भी, ठीक है, दोनों का शीर्ष कॉमन आ चुका है, उभयनिष्ठ आ चुका है। फिर हमने बात करी कि क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा है? तो जी हाँ, इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है वो है बीडी। क्यों? क्योंकि अगर हम बीडी को यहां से हटा दें, मैंने क्या किया, मैंने इस बीडी को यहां से हटा दिया, तो क्या मेरे ये कोण बन पाते? देखो नो मैम। अगर मैंने बीडी को ही हटा दिया तो क्या मेरा ये वाला कोण बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब है कि बीडी जो है वो दोनों कोणों पर अपना असर छोड़ रही है, दोनों कोणों को प्रभावित कर रही है। अगर बीडी यहां से गायब हो जाए तो ना ये वाला कोण बन पाएगा ना ये वाला कोण बन पाएगा, तो हम कहेंगे ये भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, और अगर देखें तो देखने में भी हमें पता लग रहा है जो काला वाला कोण है वो ए बी और बीडी से बना, इसमें भी बीडी शामिल है, और जो हरा वाला कोण है वो बीडी और बीसी से बना, इसमें भी जो है वो बीडी शामिल है। तो हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा कौन है? तो बीडी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और उसके बाद जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ कौन होती है? जिसका असर दोनों कोणों के ऊपर पड़ेगा। मान लो मैंने यहां से इस ए बी को हटा दिया, अगर मैं ए बी को हटा दूं तो कौन सा वाला कोण नहीं बनेगा, हरा या काला? मैम काला। काला वाला। क्या उसका असर हरे वाले पे पड़ा? नो मैम। नहीं पड़ा। तो इसका मतलब इसको उभयनिष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका असर तो सिर्फ एक कोण पे पड़ रहा है। जिस लाइन का असर दोनों कोणों पे पड़ेगा उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि अगर उसको गायब कर दो, अगर कोण नहीं बन पाएगा, तो हम कहेंगे यही उभयनिष्ठ थी, इसी के कारण दोनों बन रहे थे। तो यहां से उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो गया। और बात करते हैं उनकी जो उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे कि ए बी और बीसी उभयनिष्ठ नहीं है। ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों उभयनिष्ठ कॉमन भुजा के उल्टी तरफ को है, एक इस तरफ को है एक इस तरफ को है, दोनों इसके ऑपोजिट हो गई। तो हम कहेंगे कि ये कोण जो यहां पर बने ये आपस में आसन्न कोण होंगे। तो ये होते हैं आसन्न कोण। इसकी हमने परिभाषा भी लिखी कि इसमें तीन चीजें होनी चाहिए, पहली उभयनिष्ठ भुजा, दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष, और तीसरा जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उल्टी दिशा में हो। ठीक है, तो करते हैं इसका एक और उदाहरण, क्योंकि एक उदाहरण में कभी कभी समझ नहीं आ पाता, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक कोण है एक, दूसरा कोण है दो। इसमें देखो उभयनिष्ठ भुजा है ये वाली जो भुजा यहां से जा रही है ये उभयनिष्ठ है, और आसन्न कोण है ये, क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष भी इनके पास है जो कि यहां पर है। बस यही था इसमें। ठीक है, और भी देखते हैं। आसन्न कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा। कभी एक अकेला कोण उसको हम आसन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा जोड़े में होते हैं, मतलब कि दो। ठीक है, दो कोण होंगे जो आपस में आसन्न होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से कोण आसन्न नहीं होते। तो इस तरह के कोण बच्चों कभी भी आसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? ध्यान से इसको देखो और बताओ। मैम क्योंकि इसमें दोनों एक करके बोले बेटा, एक करके बोले। कॉमन साइड नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल से आपने कहा, क्योंकि इसमें कॉमन साइड नहीं है। अगर मैं इसको नाम दे देती हूं एल पी एस टी यू, तो पहले तो मुझे इस कोण का नाम बताओ। LUP। ठीक है, एंगल एल यू पी या पी यू एल भी इसको हम बोल सकते हैं। इस कोण का नाम बताओ। SUT। SUT। तो इसमें अगर हम बात करें
इस LUP कोण का शीर्ष कहाँ है? यू। यू और दूसरे वाले कोण का शीर्ष कहाँ है? यू। यू तो मतलब कि इनका शीर्ष तो बराबर आ गया है ना, दोनों का जो शीर्ष है वो क्या है, बराबर आ चुका है। अब हमने उभयनिष्ठ भुजा भी ढूंढनी है, तो क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों के मतलब दोनों के पास कॉमन हो? नो नो मैम। मैम नहीं। जो हमारा ए वाला एंगल है LUP, वो किन किन भुजा से मिलके बना है? पहली भुजा है LU, दूसरी भुजा है PU, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये बना है SU और TU से, तो यहाँ पर LUPU अलग हुआ, SUTU अलग हुआ, कोई भी भुजा इसमें कॉमन नहीं आई, तो इट मींस इनके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं थी, तो हम इसको आसन्न कोण का नाम नहीं दे सकते। अगर नहीं दे उभयनिष्ठ भुजा होती तो हम सोचते कि हो सकता है कि नहीं, पर यहाँ पे नहीं थी, तो हमने कहा ये आसन्न कोण नहीं होंगे। वैसी बात करें अगर तीसरे वाले की, तो इसमें बताइए ये क्यों नहीं हुआ? मैम नहीं है शीर्ष नहीं है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, क्या उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर है? यस मैम। यस मैम पर उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा देखो ये बीच वाली है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस बीच वाली लाइन को यहां से हटा दूं तो ना ही मेरा ये वाला कोण बन पाएगा, ना ही मेरा ये वाला कोण बन पाएगा। तो हमने कहा उभयनिष्ठ भुजा तो थी, लेकिन शीर्ष क्या थे? दोनों के अलग अलग थे, क्योंकि इस कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं, इस कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं, तो इनके शीर्ष हो गए अलग अलग। इट मींस ये आसन्न कोण नहीं होंगे। तो अभी अगर किसी स्टूडेंट को आसन्न कोण में कोई दिक्कत है तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। तो कोई भी डाउट अभी आपके मन में अगर चल रहा हो तो जरूर मुझसे पूछें। ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट, तो कौन सा वाला रिपीट करना है बेटा? पूजा कौन सा वाला रिपीट करना है इन तीनों में से? दूसरा वाला बीच का, ये वाला? ठीक है, तो इसको रिपीट करते हैं। अभी देखो ध्यान से, इसको हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी और बच्चे का भी डाउट है तो आप भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ इस बार A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया E। तो हमने कहा यहाँ पर कि ये दो कोण जो आपस में बन रहे हैं, क्या ये आसन्न कोण है या नहीं है, इसका हमने पता लगाना था। तो हमने सीखा है कि अगर कोई दो कोण आपस में आसन्न होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ चीजें होती है। पहला, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, और दूसरा, भुजाएं जो है वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अपने पहले कोण की जिसका नाम है BAC, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण BAC। अगर मैं देखूं कोण BAC का शीर्ष कहां पर है, तो बताइए जरा कहां पर इसका शीर्ष है इस कोण का? A पर, ठीक है। क्योंकि देखो शीर्ष पता क्या होता है, शीर्ष सिंपल सी बात है, जहां पर कोण को बनाने वाली दो भुजाएं मिलती हैं उसी बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। तो यहां पर देखो इस कोण को, BAC कोण को बनाने के लिए BA और CA कहां पर मिली, तो A बिंदु पर मिली, तो ये इसका शीर्ष होगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए कोण DAC, तो इसका शीर्ष कौन कहां पर है? क्योंकि DA और EA ने कोण बनाया DAC, तो जब ये दोनों भुजाएं कहां पर मिली, तो ये भी बिंदु A पर मिल रही हैं, तो हमने कहा इसका शीर्ष भी A है। शीर्ष यहाँ पे कॉमन आ चुका है, इसका भी A, इसका भी A। अब हम देखते हैं क्या इनके बीच में कोई कॉमन भुजा है, क्या कोई उभयनिष्ठ भुजा है। तो मैंने देखा मेरे जो ये दो एंगल यहाँ पर, ये जो एंगल मेरा पहला बन रहा है, ये किस किस भुजा के कारण बन रहा है? पहली भुजा इसमें है AB और दूसरी भुजा इसमें है AC, है ना। सभी को समझ आया ये बात कि इस एंगल को बनाने वाली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली तो ये BA है, दूसरी AC है, तभी तो ये एंगल बना। और बात करें अगर हम अपने DAC कोण की, तो इसको बनाने के लिए कौन सी भुजा काम कर रही है? तो पहली है DA और दूसरी है AE और DA। तो यहाँ पर एक भी भुजा कॉमन नहीं आई, तो हम इसको आसन्न कोण का नाम नहीं देंगे। शीर्ष कॉमन था, ठीक है, पर भुजा तो कॉमन नहीं थी, तो हमने कहा इसे हम आसन्न कोण नहीं कह सकते। तो नहीं वाले हमने सीख लिया। अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछे।
मैम कौन BAD तो आसन हो सकता है ना? BAD, हाँ वो हो सकता है, वो दोनों के आसन्न हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो BAD अगर मैं ऐसे को बनाऊं तो ये वाला कोण किस किस के आसन्न होगा, इसके भी और इसके, दोनों के, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। पर अब इसमें नहीं पढ़ते हैं, अभी बस इतना बताओ कि इतना समझ आ गया, नहीं तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ ना। तो चलो अभी हम इसको तो हमने देख लिया ऐसे लिख के, अब जरा उसको भी देख लेते हैं लिख के जो आसन्न है, जैसे कि ये वाला, इसको भी हम लिख के देखेंगे फटाफट से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। इसको अगर मैं नाम दे दूं PQRT, तो बताओ पहले कोण का नाम। PQT। PQT PQT, और दूसरे का TQR। TQR। बात कर लेते हैं PQT का शीर्ष कहां पर है। Q। क्यू पे, देखो यहाँ पे क्यू पे है ना, क्योंकि ये जो कोण मेरा बन रहा है PQT मतलब एंगल A, तो ये वाला कोण देखो यहाँ पर इसका शीर्ष है, जहां पे इसकी दोनों भुजाएं मिल रही हैं वो क्यू पे मिल रही हैं, तो मैंने कहा शीर्ष है क्यू। बात करें TQR, तो इस कोण का शीर्ष कहाँ है, Q। क्यू, तो इसका मतलब कि शीर्ष हमारे पास कॉमन आ गए। बात करते हैं भुजा की, जो आपका एंगल A है वो किस किस भुजा से बना है। PQ and TQ। PQ और TQ ठीक है, क्यू और TQ, और जो आपका एंगल है TQR वो किस किस भुजा से बना है, RQ and TQ। RQ और TQ। तो देखो यहाँ पे इसके पास भी TQ है, इसके पास भी TQ है, मतलब कि भुजा भी कॉमन आ चुकी है, शीर्ष भी कॉमन आ चुका है, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण है। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपने इसका पता लगाना है कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ जो कि कुछ इस तरह का है, क्या कोण A और B आसन्न कोण है। ध्यान से देखो, एक कोण जो है वो यहां पर बन रहा है सिर्फ इतना सा, और दूसरा कोण जो है वो पूरा बन रहा है इतना बड़ा, तो क्या ऐसे कोण आसन्न हो सकते हैं, इसका आपने पता लगाना है। तो पता कैसे लगाना है, बिल्कुल सिंपल है, पहले इसको नाम दे दो, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो आप पहले देखो, पहले कोण, चलो नाम मैं आपको लिख के दे देती हूँ, बाकी काम आप खुद करेंगे। पहले कोण का नाम है ABD, और दूसरे कोण का नाम है ABC। इसका शीर्ष ढूंढो, इसका शीर्ष ढूंढो, इसकी भुजा ढूंढो, इसकी भुजा ढूंढो, अगर कॉमन आती है तो आपका जवाब होगा यस, अगर नहीं आती है तो आपका जवाब होगा नो। तो करें इसे, इस काम को, और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, ध्यान से देखिए कि किस कोण को बनाने के लिए कौन कौन सी भुजाएं काम कर रही है, वो आपने ध्यान से देखना है। एक कोण आपका ये है ऐसा, और दूसरा कोण है, मैम पोल में तो 4 ऑप्शन आ रहे। अच्छा 4 ऑप्शन है उसमें, एक मिनट, ठीक है। पर बच्चों आप ध्यान रखिएगा, A और B को सिलेक्ट करना, C और D को गलती से चूज मत कर लेना, ठीक है, ये सभी ध्यान दें। या फिर रुको, मैं इसको, अब इसको मैंने हटा दिया है, मैं नया पोल बना रही हूँ, उसमें ध्यान से देखिएगा। ये अभी के लिए बच्चों पोल हट चुका है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन आ गए थे, उसमें 2 ही ऑप्शन देने थे, अभी मैं उसमें 2 ऑप्शन देके फिर से आपको जो है वो दे रही हूँ। तो अब इसको आप अच्छे से कीजिएगा। चलो ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, आपने बताना है कि क्या ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में भी हमारे पास है 15 स्टूडेंट्स, 15 में से 11 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए।
तो कर लेते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो कोशिश करें कि अपना आंसर दे पाए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएं। मैम बी। आंसर ए। मैम ए। मैम बी आई। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन एक ही ऑप्शन हो पाएगा, तो देखते कौन सा होता है। तो मैंने कहा था पहले इसके नाम हमने लिख लिए थे, एंगल ए बी डी, और दूसरे का हमने नाम लिख लिया था ए बी। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे शीर्ष कि क्या इनका शीर्ष कॉमन है, तो बताइए। अच्छा सबसे पहले तो हाँ यस बताओ। मैम। यस मैम। मैम बी। जो एंगल ए बी सी का शीर्ष है वो है बी, और एंगल ए बी डी का शीर्ष है वो भी है बी। अब बात कर लेते हैं भुजा की, तो किस किस भुजा से मिलकर के ए बी डी बना है, बताइए। ए बी और बी डी। तो आपने ए बी और बी डी, और अगर बात करें हम भुजा की ए बी सी में, तो किस किस भुजा से मिलकर के वो बना है? ए बी एंड डी बी। बी और सी बी। नहीं, बी डी और सी डी नो नहीं। मैम, ए बी और सी बी। ठीक है, चलो। अब इसने दो कंडीशन तो पूरी कर दी थी कि आपका जो हाँ पहले देखिए क्या कह रहे हैं आप? मैम इसमें तीसरी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। हाँ ठीक है, देखो तो इन्होंने कहा शीर्ष बराबर है, जी हाँ शीर्ष बराबर है, भुजा कॉमन। तो देखने पे तो लग रहा है कि ए बी भुजा जो है वो कॉमन है, लेकिन तीसरी चीज ने ये कहा था कि जो आपकी कॉमन साइड होती है उसके विपरीत दिशा में आपकी नॉन कॉमन साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हमारी कॉमन साइड आ रही थी, लेकिन जो हमारी नॉन कॉमन साइड्स हैं, जो हमारी कॉमन साइड नहीं आई डीबी और सीबी, वो तो कॉमन साइड के एक ही तरफ को है। तो क्या एक तरफ को होनी चाहिए थी? नहीं, बल्कि अगर एक साइड उसके दाईं तरफ है तो दूसरी उसके बाईं तरफ होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर बी कि ये उभयनिष्ठ सॉरी ये आसन्न कोण नहीं होंगे। देखो शीर्ष भी कॉमन था और भुजा भी कॉमन थी, लेकिन उस कॉमन साइड के विपरीत दिशा में ये दोनों नहीं थे, ये एक ही तरफ को आ गए थे। ये इसको हम आसन्न कोण कब कहते अगर ऐसा होता? ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो हमारी ए बी भुजा है अगर ये बीच में होती और डी बी और सी बी इसके इधर उधर होती, दाईं बाईं तरफ को होती, तो हम कहते कि ये आसन्न कोण है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो हमने कहा ये आसन्न कोण नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए बच्चों। नो मैम। नो मैम। ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट, तो रिपीट करते हैं। देखो रिपीट वाले इसमें वैसा कुछ इतना है नहीं, बस इतनी सी बात है इसमें जिसको हम फिर से समझते हैं। इसको मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया है ऐसे। हमने जो पढ़ा था वो हमने आसन्न कोण के बारे में तीन चीजें पढ़ी थी। पहली चीज ये कि शीर्ष कॉमन हो, दूसरी चीज ये कि भुजा कॉमन हो। तो जब हमने इसको ध्यान से देखा तो शीर्ष भी कॉमन था, भुजा भी कॉमन थी, पर फिर भी हमने कहा कि ये आसन्न कोण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी तीसरी कंडीशन थी उसने इसको आसन्न कोण बनने से रोक दिया। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो साइड कॉमन है, चलो ये तो अच्छी बात है, साइड कॉमन है वो तो होनी चाहिए, लेकिन जो साइड्स कॉमन नहीं है, जैसे कि कौन कौन है जो कॉमन नहीं है, वो है हमारे पास डीबी और बीसी, ये डी दोनों और सी। कॉमन नहीं थी, तो ये नॉन कॉमन साइड्स इस कॉमन साइड के विपरीत होनी चाहिए। अगर एक साइड इसके राइट की तरफ को है तो दूसरी इसके लेफ्ट की तरफ को होनी चाहिए, ये हमारी तीसरी कंडीशन ने कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने देखा कि जो नॉन कॉमन साइड्स थी वो दोनों की दोनों इस कॉमन साइड से एक ही तरफ को है, एक ही दिशा में है, जबकि ये अगर एक इस तरफ को है तो दूसरी इस तरफ
तरफ को होनी चाहिए थी। इस वजह से, सिर्फ इसी रीजन से हमने कहा कि ये आसन्न कोण नहीं बन सकता। शीर्ष भी कॉमन था, भुजा भी कॉमन थी, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन ये जो नॉन कॉमन साइड्स थी ये एक ही तरफ को आ गई दोनों, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में आसन्न नहीं है। ठीक है, कब ये आसन्न होते, तो देखो वो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ कि कब ये आसन्न होते। तो अगर ये कुछ ऐसा होता, अगर मैं इसको ऐसे बनाती कि एक लाइन ये यहाँ पर ऐसी थी, दूसरी रेड कलर की ऐसी है, तीसरी ग्रीन कलर की ऐसी है, तो अगर ये जो कोण होते ये ऐसे होते कि एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, इसका नाम है ए बी डी सी। तो अगर देखो, एक मिनट, ए बी इसको लिखते हैं, ए बी सी डी, ये कॉमन साइड हमारी ये आ रही है, देखो अब कॉमन साइड हमारी ये वाली आ रही है, और नॉन कॉमन साइड एक इस तरफ को है, दूसरी इस तरफ को है, शीर्ष भी कॉमन है, भुजा भी कॉमन है, और नॉन कॉमन साइड्स विपरीत दिशा में है, तो इसे हम कहेंगे कि हाँ अब ये आसन्न कोण बने। ठीक है, लेकिन ऐसे को नहीं कहते। या फिर ध्यान से अगर इसको देखें तो देखो, एक कोण यहां से यहां बन रहा है, एक इसके ही ऊपर से बन रहा है, तो ऐसे कोणों को कभी भी हम आसन्न नहीं कहते हैं। एक के बाद एक बनना चाहिए कि जहां पर ये खत्म हो रहा है, अगला कोण उसी के आगे से शुरू हो। लेकिन ये तो देखो, यहां पर ये खत्म हुआ, लेकिन ये तो यहीं से शुरू हो गया, तो ऐसे कोण अगर आपको कभी दिखेंगे कि एक छोटा है दूसरा इतना बड़ा है, तो इन्हें हम आसन्न नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो तो मैम। बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, उसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है बच्चों कि क्या कोण ए और बी आसन्न है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और बीच से एक लाइन जा रही है ये। बस आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इनका आपने देखना है कि वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष देखो, कॉमन साइड देखो, मैं इनको नाम भी दे देती हूं। मैंने इसको नाम दे दिया है ओ, इसको नाम दे दिया है पी, इसको नाम दे दिया है आर, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है जेड। चलो ध्यान से देखिए, उभयनिष्ठ बिंदु, सॉरी उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा, सब कुछ ध्यान से देखिए, और अपना आंसर आपने देना है पोल में। यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन है, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ऑप्शन चूज कर लें कि किसको आप इस बार चुनने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दें। क्या ये उभयनिष्ठ है, सॉरी आसन्न कोण है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास अभी है 14 बच्चे, और 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या हम 10 सेकेंड्स का वेट करें? चलो 10 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया, कोशिश कीजिएगा कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर दे पाए। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और उसका रिजल्ट आप सभी देखिए तो कितना अच्छा इस बार आया। सभी बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना है, और वो है ऑप्शन नंबर ए, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो शीर्ष है इनका, वो भी बिल्कुल सेम है। एंगल ए का शीर्ष भी जेड है, बी का शीर्ष भी जेड है। बात करें भुजा की, कॉमन साइड की, तो कॉमन भुजा कौन सी है, फटाफट से बता दीजिए। ओ जेड। ये कॉमन भुजा है,
और जो नॉन कॉमन भुजा थी, एक इस तरफ थी तो दूसरी इस तरफ थी, तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर लिया, तो हम कहेंगे जी हाँ, एंगल ए और एंगल बी आसन्न कोण है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। वेरी गुड। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन करना है जो कि पोल में ही करना है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब आपके सामने सवाल आ चुका है कि क्या एंगल ए और बी आसन्न कोण है। एंगल ए आपका यहां से यहां तक बन रहा है, बी आपका यहां से यहां तक बन रहा है। अभी मैं इनको नाम दे देती हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया ए, बी, सी, और इसका नाम मैंने दे दिया ई। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल शीर्ष देखो, भुजा देखो, सब कुछ देखो और फिर डिसाइड करो कि ये आसन्न है या नहीं। अगर होंगे तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर बी। पर मैंने फिर से दे दिए हैं 4 ऑप्शंस, तो अभी मैं उनको हटा रही हूं और अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे अपने हिसाब से अपना अपना आंसर दे कि क्या ये आसन्न कोण है या नहीं है। शीर्ष भी देखो, उभयनिष्ठ शीर्ष देखना है, उभयनिष्ठ भुजा देखनी है। अगर आपको दोनों चीजें मिल जाती है तो फिर ये देखो कि नॉन कॉमन साइड कहाँ है, उसका आपने आंसर देना है, क्या आसन्न होंगे या नहीं। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए, उभयनिष्ठ शीर्ष ढूंढने की कोशिश करो, उभयनिष्ठ भुजा भी ढूंढो। ऐसा नहीं कि शीर्ष देखा और अपना आंसर दे दिया, नहीं, भुजा भी देखनी है कि दोनों के पास क्या कोई कॉमन साइड है या नहीं। ठीक है, उसका पता लगाओ, फिर आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो, समझो, देखो, फिर अपना आंसर पोल में करो। ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 14 स्टूडेंट्स, तो 2 बच्चे अभी रहते हैं। तो बच्चों 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस बार दोनों ऑप्शन चुने गए, तो लेकिन दोनों ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं होंगे, कोई एक ही आंसर होगा। तो चलिए पता लगाते हैं यस और नो का। पहले तो इन दोनों के नाम बता दीजिए। कौन? A E D AED, और दूसरे कौन का नाम? B E C। EEC। बात करें शीर्ष की, तो इस पहले कोण का शीर्ष और दूसरे कोण का शीर्ष बताओ। E। इसका शीर्ष भी ई है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं ने इसको मिलके बनाया तो ई पे मिली, इन दोनों भुजाओं ने इसको मिलके बनाया तो ये भी ई पे मिली, तो शीर्ष आ गया हमारे पास ई। अब बात करते हैं भुजाओं की। तो जो भुजाएं कोण ई को बना रही हैं, सॉरी AED को बना रही हैं, उनके नाम बताइए। AEND। और जो भुजाएं BEC को बना रही हैं, उनके नाम बता दीजिए। DENT। क्या कोई भुजा कॉमन आई? नो मैम। नहीं आई। इसके पास AE है, इसके पास AE नहीं है, इसके पास DE है, इसके पास DE नहीं है, इसके पास BE है, इसके पास BE नहीं है, इसके पास CE है, इसके पास CE नहीं है। तो चारों अलग अलग भुजाएं हैं, कोई भी भुजा कॉमन नहीं आई। शीर्ष कॉमन था लेकिन भुजा कॉमन नहीं थी, तो क्या ये आसन्न कोण होंगे? नो मैम। नहीं होंगे। तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ बच्चों ने ए पे टिक कर दिया था, कोई बात नहीं। अभी अगर आपको आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं तो वाई टाइप करो, अभी भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से।
क्योंकि इसमें भुजा जो है वो कॉमन नहीं आई, इसलिए हम कहेंगे ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, दोनों के पास अपनी अलग अलग भुजाएं हैं, तो हम इसको आसन्न कोण का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हमने आसन्न कोण के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं कोणों के रैखिक युग्म के बारे में। क्योंकि यहाँ पर नाम लिख दिया है युग्म, तो ये भी जोड़े में होंगे, ये भी आपस में दो कोण होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको, समझते हैं। सबसे पहली चीज परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री का हो, कोणों का रैखिक युग्म बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण को बनाते हैं। परिभाषा पढ़ ली, अब इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जो कोणों का रैखिक युग्म होता है, रैखिक, ठीक है, रैखिक मतलब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे लाइन में, उसको कहते हैं हम रैखिक। युग्म मतलब जोड़े। तो ऐसे कोण जो एक सीधी रेखा में बने हैं और उनका जो है वो जोड़ा भी बन रहा है, उसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि सबसे पहली बात वो आसन्न कोण होने चाहिए। अगर किसी चीज को हम रैखिक युग्म का नाम देना चाहते हैं तो नंबर 1 वो होने चाहिए आसन्न कोण। नंबर 2, उन दो कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 180 180 ठीक है, 180 डिग्री। और नंबर 3, ये जो दो आसन्न कोण बने हुए हैं ये एक ही रेखा पर बने होने चाहिए। ये जो कोण है, ये जो दो कोण है, एक ही रेखा पर स्थित हो, उन्हीं को हम कहेंगे रैखिक युग्म। फटाफट से ये 3 कंडीशन अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। एक ही रेखा पर, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको उसके लिखने के लिए भी कहा था, आसन्न कोण के भी, और इसके भी लिखने के लिए कहा कि दो कोण। चलो, आसन्न कोण, पहली बात रैखिक युग्म में क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि वो दोनों आसन्न कोण होने चाहिए, एक के बाद एक बन रहा होना चाहिए। दूसरी चीज, उनका जो योग है वो हमेशा ही 180 आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ये जो दो कोण बन रहे हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। लिख दिया है तो वाई टाइप करते जाएंगे जिन्होंने लिख लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि बाद में आप इसको आराम से और अच्छे से लिख पाए। तो अभी देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और इसको अच्छे से जो है वो हम समझते हैं। चलो, तो अगर मैंने यहाँ पर दो कोण बनाए, एक मैंने बनाया इस तरह का, एक मैंने बनाया इस तरह का, इसके अंदर जो है वो ऐसे दो कोण बने और यहाँ पर जो है वो ऐसे दो कोण बने। तो बताओ आप किस वाले को रैखिक युग्म का नाम देंगे? सेकंड सेकंड वाले को। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाला जो कोण जो है इसमें क्या हुआ, ये दोनों कोण एक ही रेखा पर नहीं बन रहे थे। इसकी रेखा देखो ये अलग है, इसकी रेखा देखो ये अलग है, तो हम कहेंगे ये रैखिक युग्म नहीं है। और दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो ये वाला जो कोण है, ये कोण भी इसी रेखा पर बन रहा है, ये कोण भी इसी रेखा पर बन रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ये रैखिक युग्म हो सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है पर ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये कंफर्म है। इसमें हमने 100% की श्योरिटी दे दी कि ये कभी भी रैखिक युग्म नहीं हो सकता। लेकिन ये 50-50 है कि दिखने में तो रैखिक युग्म लग रहा है पर सच में है या नहीं ये हमें नहीं पता। तो कैसे पता लगाएंगे बताएं जरा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एंगल 180 डिग्री होना। कोण और मैम ऐड 180 इनको जोड़ने पर जो सम है वो आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर।
दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। देखो अब एक और तरह से भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित क्यों हुए, क्योंकि हमें पता है अगर कोई दो कोण आपस में मिलकर, दो कोण छोड़ो, अगर कहीं पर भी 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो वो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है। पढ़ा है हमने जब हमने ऋजु कोण पढ़ा था, तो पहले की तरह बनता है, दूसरे सेकंड वाले की तरह, है ना, क्योंकि 180 डिग्री का कोण हमें पता है वो बिल्कुल ऐसा बनता है, बिल्कुल सीधी रेखा पर। तो इसलिए आपने इस चीज से भी याद रखना है कि अगर कोई चीज रैखिक युग्म बन रही है, 180 डिग्री की बन रही है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो सीधी रेखा पर ही होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं रैखिक युग्म का। ये तीन चीजें थी। पहली चीज वो आसन्न कोण हो, दूसरी चीज उनका योग 180 हो, तीसरा चीज वो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखो ये 30 और 150 डिग्री का कोण बन रहा है। पहली चीज हमने देखी, क्या ये एक ही रेखा पे बन रहे थे? जी हाँ, ये एक ही रेखा पे बन रहे थे। फिर हमने देखा कि क्या ये आसन्न कोण है? तो जी हाँ, ये आसन्न कोण भी है, क्योंकि एक के बाद एक बन रहा है, रेखा भी सेम है और शीर्ष भी इसका सेम है। ठीक है, ये दो, ठीक है, यहाँ पे शीर्ष है इसका भी और इसका भी, और इनको जोड़ो, जोड़ के देखा तो 150 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हमारा जो है वो लीनियर पेयर रैखिक युग्म हो चुका है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमें दिख रहा हो कि रैखिक युग्म बन रहा है, कैसे पता लगाना है? बस दो चीजें ध्यान रखिए बच्चों। पहली चीज, दोनों कोण एक ही रेखा पे बने हों, दोनों कोण एक ही रेखा पे ऐसे सीधे बने हों, और दूसरी चीज वो आसन्न कोण हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो बन रहा है वो रैखिक युग्म का जोड़ा बन रहा है। जब हमें पता लग गया कि रैखिक युग्म बन रहा है तो मतलब 180 डिग्री इनका जो है वो योग होगा। उस 180 में से अगर एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? बताइए। 45 को घटा माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां तक पूरा 180 है, अगर यहां तक 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर 4 5 7 3 और यहाँ पर 1, तो ये आ गया 135 डिग्री का। मतलब सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर अगर होगा तो आपने 180 में से दिए गए कोण को माइनस कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है रैखिक युग्म के दो कोण का योग सदैव 180 डिग्री ही होता है, ये हमने सीख लिया। और सभी रैखिक युग्म के कोण जो है वो आसन्न कोण होने ही चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, दो तीन कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखो, ये है कोणों का रैखिक युग्म, क्योंकि ये दो कोण आपस में आसन्न थे इसलिए हमने कहा इसको कोणों के रैखिक युग्म। लेकिन ये देखो, ये दोनों कोण क्या ये आसन्न है? नो मैम। नहीं, क्योंकि इनका भी अलग और भुजाएं तो अलग ही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। लेकिन इनका जोड़ 180 आ रहा है, तो ऐसे कोण जिनका योग 180 आता था उसको हम क्या कहते थे? संपूरक कोण। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे संपूरक कोण। तो इनको हम कहेंगे संपूरक। लेकिन रैखिक युग्म तभी बनेगा जब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हों, चिपके हुए हों, आसन्न हो। तो एक क्वेश्चन रैखिक युग्म का कर लेते हैं हम पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, अपने यहाँ पे बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन है जो रैखिक युग्म का, सॉरी, जो रैखिक कोणों का युग्म है। तो बहुत सी बातें हमने सीखी हैं, तो उनके आधार पर अपना आंसर दीजिए पोल में। एक तो वो कोण कैसे होने चाहिए वो भी हमने सीखा था, और उनका योग कितना होना चाहिए वो भी हमने सीखा था। सभी कोणों को जोड़ते चले जाइए। वैसे देखने में भी पता लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको जोड़ के ही अपना आंसर दीजिएगा। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी तरफ से आंसर दे दीजिए। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं, सॉरी 14, 14 स्टूडेंट्स क्लास में, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। छह बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दीजिए। कौन सा जोड़ा है, कौन सा ऑप्शन है जो रैखिक
कोणों का युग्म है। कोणों का रैखिक युग्म है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर आप दे दीजिएगा 10 सेकंड्स में। करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमें दिख रहा है पहली चीज, ये दोनों कोण एक एक ही रेखा पे बन रहे हैं। दूसरी चीज, इनको जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आंसर आ गया 180 डिग्री, और बस यही तो हमें चाहिए, ये 2 चीजें हमें चाहिए हमारे रैखिक युग्म के लिए, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसको दिया था अपना आंसर, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा किसी को। इन सभी का सम अलग अलग है, इसलिए ये गलत है। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में ही फटाफट से, अभी हमारे पास हैं पूरे 2 मिनट। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि अगर ए बी एक रेखा है, ए बी अगर एक रेखा है और इस रेखा पर ये दोनों कोण ऐसे ऐसे करके बन रहे हैं, तो हमें पता है कि ये रैखिक युग्म बना रहे होंगे। रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से उसको अपने माइंड में लेके आए, कितने डिग्री का होता था याद करने की कोशिश करें। उसमें से अगर एक कोण 152 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। अगर ये 152 है तो इस कोण के बारे में बताओ, ये कितने डिग्री का होगा। इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। थोड़ा सा इंतजार, तब तक के लिए सॉल्व कर लीजिए। रैखिक युग्म की बात यहां हो रही है। चलिए अभी अपना आंसर बताएं पोल सेक्शन में जाकर के। दो कोण मिलके बना रहे हैं रैखिक युग्म, उनमें से अगर एक कोण 152 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। मैम आप किसके लिए लिया और बेटा अगर आप आंसर बता रहे तो आंसर नहीं बताना है, कुछ पूछ रहे हैं तो जरूर पूछें। कुछ पूछ रहे थे आप बेटा, पूजा। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दें। 8 बज चुके हैं, लेकिन 8:03 तक का हम थोड़ा वेट कर लेंगे ताकि सभी बच्चे अपना आंसर दे पाए। 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर लीनियर, अगर रैखिक युग्म बन रहा है, उसमें से एक कोण 152 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10, 11, 12, 13, 14, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। हमें पता है रैखिक युग्म कितने डिग्री का बनता है, उस डिग्री में से इस कोण को अगर आप माइनस कर देंगे तो शायद आपको आपका आंसर मिल जाए। कोशिश कीजिए, फटाफट से कोशिश करके अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैम आप किससे कितने लिया बेटा क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, तभी स्क्रीन का इशू होता है कभी कभी नेटवर्क की वजह से। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी जो है वो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि पूजा को स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी ना, तो एक बार पूजा का देख लेते हैं, उसको ज्वाइन करने देते हैं, फिर देखते हैं। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में अभी 13 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट अभी भी है पूजा के अलावा जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। पर पूजा ने भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया, चलिए उनका आंसर मैं बाद में उनसे पूछ लूंगी। अभी के लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 180। अगर ये पूरा का पूरा युग्म यहाँ पे 180 का है, उसमें से इतना सा हिस्सा अगर 152 है, तो बचे हुए हिस्से को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको कर देते हैं माइनस। टोटल में से जो चीज दी गई है उसको माइनस कर देंगे, तो कर दीजिए। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 गए 2, और ये क्रॉस, तो यहाँ पर आ गया 28 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 28 डिग्री की है, 280 नहीं 28। 152 में जब 28 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसलिए हमने कहा कि x इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, लेकिन कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।